नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, शुरुआत आज की जो है कल के एक छोटे से भूल सुधार से। कल रघुराम राजन के जब जिक्र हो रहा था आरबीआई गवर्नर्स का, तो रघुराम राजन के बारे में ये हुआ था कि उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। ऐसा नहीं था, रघुराम राजन ने अपना कार्यकाल पूरा किया था, लेकिन चूंकि उनका कार्यकाल इतना जबरदस्त रहा कि पूरे देश को एक उम्मीद थी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू होगा, लेकिन मोदी सरकार ने रिन्यू नहीं किया। उसके बाद जो है उर्जित पटेल ने अपना कार्यकाल समय से पहले जो है छोड़ दिया था। एज अ डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य जो थे, उन्होंने 6 महीना पहले अपना कार्यकाल जो है वो छोड़ दिया था। अब वो हालात क्या थे, कैसे थे कि उनको पहले छोड़ना पड़ा? क्यों रघुराम राजन जैसे रीनॉन्ड और बेहतरीन काम करने वाले व्यक्ति का, बेहतरीन गवर्नर का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया गया? ये सवाल तमाम बार उठाया जाता है, तो शायद ये वहीं कहीं से निकला होगा। खैर, हम आज अपने मूल विषय पर आते हैं। आज सर जिस तरीके से दिख रहा है कि लगातार जब से पहलगाम आतंकी घटना हुई और उसके बाद एक फोटो वायरल हुई जो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से कराई गई थी। लेफ्टिनेंट जो विनय नरवाल साहब थे, उनके पत्नी के साथ, शव के बगल में बैठी हुई पत्नी, उस पत्नी ने जब कह दिया कि आप देश में वो मत करिए जो आप कर रहे हैं, बल्कि वो करिए जो असल में है, जो होना चाहिए। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर दी, उन्होंने मुसलमानों पर ब्लेम डालने से मना करने की बात कर दी। तब से जिस तरीके से सोशल मीडिया पर गाली गलौज शुरू हुई उनके साथ, जिस तरीके का अमानवीय बर्ताव उनके साथ शुरू हुआ, उसको लेकर के लगातार देश सवाल पूछ रहा था। इस बीच में एनसीडब्ल्यू भी घुस गया। अब एनसीडब्ल्यू क्या कह रहा है, जरा एनसीडब्ल्यू की हालत जो है, एनसीडब्ल्यू का कथन सुन लीजिए। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में देश के अनेक नागरिकों की हत्या कर दी गई थी। इस हमले में अन्य लोगों के साथ लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी से उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी गई थी। इस आतंकी हमले से पूरा देश आहत व क्रोधित है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी सुश्री हिमांशी नरवाल जी को उनके एक बयान के संदर्भ में सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से निशाना बनाया जा रहा है, वह अत्यंत निंदनीय व दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी महिला की वैचारिक अभिव्यक्ति या निजी जीवन को आधार बनाकर उसे ट्रोल करना किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। किसी भी प्रकार की सहमति या असहमति को सदैव शालीनता और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर व्यक्त किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग प्रत्येक महिला की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हेमंत सर, सवाल मेरा यह है कि क्या एनसीडब्ल्यू का ये जो ट्वीट है वो वास्तव में महिला आयोग की प्रतिबद्धता दिखा रहा है? आज उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है कि धर्म पूछकर गोली मारी गई है। क्या उसके लिए इतना जरूरी था इस लाइन को मेंशन करना, या फिर एक बार फिर से उसी नैरेटिव को साबित करने के लिए ये ट्वीट किया गया, जो नैरेटिव साबित करने के लिए छत्तीसगढ़ भाजपा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इन्हीं नरवाल जी और उनकी पत्नी का कार्टून बना करके देश के सामने परोसा गया था? राम प्रकाश जी नमस्कार। सारे दर्शक साथियों को, आपको देखिए, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दौर से आप गुजर रहे हैं। हकीकत मानेंगे तो लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की एक हफ्ता पहले शादी हुई थी। 22 अप्रैल को उस नरसंहार का वो शिकार हुए। उनकी हत्या किसने की? उनकी जघन्य हत्या किसने की? पत्नी की आंखों के सामने पॉइंट ब्लैंक पर गोली किसने मारी? पाकिस्तानी आतंकियों ने गोली मारी। पूरे देश में चर्चा हुई और वो उसका चेहरा बन गई उस पूरे नरसंहार का। और भाजपा ने उस फोटो को यूज किया टू एनी एक्सटेंट मुस्लिमों के प्रति नफरत फैलाने के लिए। आपको ध्यान है, वो पूरे उस नरसंहार का चेहरा बन गई। किस तरीके से वो लाचार अवस्था में अपने मृतक पति या घायल पति, आप कह सकते हैं, उस टाइम तक उनका शायद निधन नहीं हुआ था, तो उन्होंने बताया बाद में, वो उनके साथ बैठी। वो फेस ऑफ दिस, मतलब इसको नरसंहार बन के रह गई वो। और उसके बाद उनकी हत्या कर दी पाकिस्तानी आतंकियों ने। और आज जब कल उनकी 13वीं हुई, अगर आपको ध्यान हो तो, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की कल ही 13वीं हुई। 13 दिन हुए नहीं थे और पिछले 4 दिन से जो ट्रॉल्स की जो आतंकी सेना है, जो हमारी खुद की पैदा की हुई राइट विंग की सेना है, वो उनकी विधवा पत्नी की चरित्र हत्या कर रही है। पति की नृशंस हत्या पाकिस्तानियों ने कर दी, आतंकियों ने, और आपकी ट्रॉल आतंकियों ने उस महिला की चरित्र हत्या कर रही है लगातार। उसके बावजूद महिला आयोग 4 दिन बाद एक्शन में आता है। जो आपने कहा, बिल्कुल उन्होंने वही ट्वीट किया है। उसके बाद जो स्थिति है वो और भी ज्यादा भयावह है। आप देखिए, महिला आयोग ने बिल्कुल सही आपने पकड़ा, उस लाइन के साथ के धर्म पूछ करके गोली मार दी, उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाया। लेकिन क्या उसने कहीं भी इन ट्रॉल्स के खिलाफ कोई एक्शन लेने की बात की? कहीं भी एक शब्द कहा हो? केवल उनको आगाह करके छोड़ दिया, सावधान करके छोड़ दिया। क्यों? महिला आयोग के खिलाफ पर्चा दर्ज कराने की पावर नहीं है क्या? क्या वो डायरेक्शंस नहीं दे सकती क्या? नंबर 1। नंबर 2,
अभी तक आईटी मिनिस्टर ने, जो इस देश में जो रोज रोज रील बनाते फिरते हैं, उन्होंने उन तमाम हैंडल्स को जो ये नफरत फैला रहे हैं उस महिला की, उस विधवा महिला की, युवा विधवा की, उसके चरित्र की डेली डे इन एंड डे आउट हत्या कर रहे हैं पिछले 4 दिनों से, उन सारे हैंडल्स को ब्लॉक क्यों नहीं करवाया अब तक? उनको रिपोर्ट क्यों नहीं करवाया मास रिपोर्टिंग करके? और सरकार 1 मिनट में उन हैंडल्स को ब्लॉक कर सकती है। या आईटी मंत्री, महिला आयोग और पूरे का पूरा आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम इन नफरत के बाजारियों को, नफरत के आतंकी कहता हूं मैं इनको आपने अब तक संरक्षण दे रखा है। इसका मतलब बड़ा साफ है, राइट विंग का इनको संरक्षण किसका है? ना आईटी मिनिस्टर ने कोई कार्रवाई की, महिला आयोग ने ये करके छोड़ दिया। सिंपल सा सवाल ये है कि अगर मैंने और आपने या किसी और व्यक्ति ने जो सरकार से सवाल पूछता है उसने इससे 10% कोई हरकत की होती तो उसका क्या हश्र किया गया होता, देशद्रोह से लेकर के तमाम चीजें। और हिमांशी नरवाल ने कहा क्या था? उन्होंने जो कहा था वो उस वक्त की और आज की भी सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो ये नफरत का जो ये चीज आप कर रहे हो मुस्लिमों और कश्मीरियों का, इससे उसको उसके साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। कितनी उस दुख की घड़ी में, अथाह दुख की घड़ी में भी उस महिला ने वो करके दिखाया, जो एक नेवी की असली जो महिला है, जो नेवी वाइफ जिसको आप बोलते हैं, उसने अपना वो धर्म निभाया उस मतलब अगाध दुख के अंदर भी। और जो ये आपकी राइट विंग है, इसके अंदर कौन कौन है, मैंने आपको कुछ फोटोग्राफ्स भेजे, आप देख के स्तब्ध रह जाएंगे। भारतीय वायुसेना का रिटायर्ड ऑफिसर भी ये काम कर रहा है। आप वो ट्वीट दिखाइएगा, मैं तो स्तब्ध रह गया कि ये किस तरह के लोग हैं, ये क्या पैदा कर दिया आपने जॉम्बीज की भी। जो राइट विंग के ट्रॉल्स हैं वो तो कर ही रहे हैं, वो जेएनयू में जाती थी, उनका कश्मीर फलाना, जितनी भी गंदगी फैला सकते थे वो, मतलब एक्सट्रीम हद तक पढ़ भी नहीं सकते। मेरा आप तो ट्वीट जरूर दिखा दीजिएगा। और जो ये एयरफोर्स का रिटायर्ड अफसर है वो भी उस पर इस तरीके की घटिया और ओछी टिप्पणी, जो कंडक्ट जो है अनबिकमिंग ऑफ ए सिविल सर्वेंट, फॉरगेट अबाउट बीइंग एयरफोर्स ऑफिसर, इस तरह की एक पूरी की पूरी आतंक की सेना आपने खड़ी कर दी है। वो टीवी चैनल जो सवाल पूछे उनकी भी ट्रोलिंग करती है, मेरे आप जैसे यूट्यूबर है उनकी ट्रोलिंग करती है, फेसबुक से लेकर सोशल मीडिया पे एक छत्र उनका राज है। और उनको कौन कौन फॉलो करते हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री भी ऐसे तमाम हैंडल्स को वो करते हैं, हैंडल करते हैं, वो फॉलो करते हैं। तो ये एक पूरे का पूरा नया नैरेटिव और आपने एक नई किस्म की आतंकी सेना पैदा कर दी जो कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल है। आपने 2 दिन पहले देखा उत्तराखंड में जिस तरीके से उस महिला ने अपनी बात उठाई थी, उसके साथ सार्वजनिक तौर पर क्या किया गया। इसी नरसंहार में, पहलगाम नरसंहार में, वो कर्नाटक की महिला थी, उसने कहा कि मैंने अपने पिता को खो दिया अपनी आंखों के सामने, लेकिन मुझे वहां 2 भाई मिल गए। उसकी जितनी मैसिव ट्रोलिंग की गई, तो ये क्या पैदा कर दिया आपने। आपको हकीकत समझनी पड़ेगी राम प्रकाश जी क्या है। हकीकत ये है कि सरकार और उसकी जो राइट विंग ट्रोल सेना जो उसने पैदा किया है, एक भस्मासुर कहता हूं मैं इसको, ये जो पैदा किया गया है, ये कर क्या रहा है कि जो सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए नैरेटिव को पैडल शिफ्ट करके दूसरी चीजों के अंदर उलझा रहा है। सरकार के पास जवाब नहीं है कि वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी, सरकार के पास ये जवाब नहीं है कि वहां खुफिया तंत्र कैसे फेल हो गया। तो ये सारी की सारी हिमांशी ने बेचारी ने फिर भी सारे दुख को साइड करते हुए अपना एक आग्रह किया, एक ह्यूमन के नाते, एक नेवी वाइफ के नाते, और उसके साथ जिस तरीके के शब्द प्रयोग किए गए, और एक नहीं राम प्रकाश जी, हजारों हजार ट्वीट है, हजारों हजार ट्वीट, जिस तरीके से एक महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन, मतलब आप कल्पना ही नहीं कर सकते क्या क्या लिखा गया है। मैंने तो कुछ भेजे हैं आपको। तो ये देश के अंदर एक नए तरीके का मतलब संवेदनहीन समाज, मतलब राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं ये, जिनके अंदर मानवता नाम की कोई चीज नहीं है, ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, एक महिला की डिग्निटी के प्रति सम्मान नहीं है। और सरकार ऐसी है कि वो आंख बंद करके सब कुछ होने दे रही है। वरना आईटी मिनिस्टर अब तक कर क्या रहे हैं? इमीडिएटली उनके खिलाफ जितने भी हैंडल्स हैं वो उनको ब्लॉक कराकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ये आपका सेना प्रेम है, ये भारत सरकार का राष्ट्रवाद है। एक विधवा को जिसकी 10 दिन पहले बेचारी की शादी हुई थी, उसके पति को आतंकियों ने मार दिया और आप उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, और सरकार चुप। महिला आयोग की अब आंख टूटी है और फिर नींद टूटी है, और अब भी वो क्या कह रहे हैं, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ये नहीं किया जा सकता। आप संवैधानिक संस्था है, आप पर्चे दर्ज कराइए पूरे देश के अंदर, फिर देखिए क्या होता है, और एक एग्जाम्पल सेट कीजिए। और अगर इस केस में भी नहीं कर सकते हैं नहीं, तो लेकिन मान के हेमंत सर चलिए फिर आप बात ये है, बीजेपी के टूल हैं। हेमंत सर सवाल ये है कि भाई अभी तक इस पे किसी ने मामला तो कोई दर्ज किया नहीं है, और जब तक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा, किसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, किसी ने कोई एफआईआर नहीं कराई, तो सरकार उसमें कार्रवाई कैसे करे, क्या करे सरकार सरकार? सुओ मोटो एक्शन लेती है। सरकार के पास पावर नहीं है, सरकार फॉलो नहीं करती, सरकार का काम नहीं है कि इस तरह की गंदगी सोशल मीडिया पे चल रही है, कौन रोकेगा इसको?
मैं और राम प्रकाश जी 2 लाइन कोई सवाल पूछ दें, हमारा तो सब कुछ ब्लॉक हो जाता है, देशद्रोह के केस दर्ज हो जाते हैं, तमाम तरह के हैंडल्स ब्लॉक हो जाते हैं, यूट्यूब चैनल्स बंद हो जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं? इनकी कोई मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म नहीं है, वो केवल मेरे और आपके लिए ही है, केवल सवाल पूछने वालों के लिए है। जो वाजिब सवाल सरकार से पूछे जाते हैं वो तो गायब, और जो इस तरह की महिला के साथ भद्दी गाली गलौच और आपत्तिजनक चरित्र हत्या की जो चीजें हैं वो चल कैसे रही है? सरकार का जो पूरे का पूरा निगरानी तंत्र है सोशल मीडिया पे, वो क्या कर रहा है? सरकार की जवाबदेही नहीं है क्या? जम्मू कश्मीर वालों के प्रति तो नहीं है, सैलानियों के प्रति भी नहीं थी। इस विधवा के प्रति सरकार की कोई जिम्मेदारी है या नहीं? देश की महिलाओं की अस्मिता के प्रति कोई जवाबदेही है या नहीं? या जो मर्जी आए चलता रहेगा, कोई नहीं पूछेगा? है सरकार कहां खड़ी है? सरकार है कहां? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। इज देयर एनी गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग आफ्टर ऑल दिस? लुकिंग एट ऑल दिस, देयर इज नो गवर्नमेंट। किस सरकार की बात कर रहे हैं आप? सरकार, लेकिन फिर वही चीज सर आती है, भाई सरकार ऐसे लोगों का क्या करे? आप एक हैंडल ब्लॉक करेंगे वो दूसरे हैंडल से आएंगे, आप दूसरा हैंडल ब्लॉक करेंगे तीसरे हैंडल से आएंगे। और ये भी नहीं है कि वो कोई एक ही व्यक्ति बार बार ट्रोल कर रहा है। भाई एक व्यक्ति है, आपने चलिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर दी, लेकिन इससे कुछ होता तो है नहीं सर। लिंचिंग एक जगह हुई, उस पर कार्रवाई हुई, तो क्या लिंचिंग दूसरी जगह नहीं होती है? ये तो फिर वो क्या, अगर देश के लोग इसको नहीं सोच रहे हैं तो उसमें सरकार क्या करे? राम प्रकाश जी, इस देश के अंदर हर बदतमीजी के लिए कानून और कानून की धाराएं। जिस भी व्यक्ति ने इस पूरे उसकी शुरुआत की, क्या उसको 2 घंटे के अंदर पकड़ करके उसको अंदर देना संभव है? नहीं। उसके खिलाफ पर्चा देना संभव है नहीं सरकार के लिए? है या नहीं? क्या सरकार को एक प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए कि बदतमीजी नहीं सही जाएगी महिलाओं के प्रति किसी भी तरीके की? क्यों नहीं कर रही सरकार? व्हाट स्टॉप्स इट? क्यों? क्योंकि वो राइट विंग का प्रोपेगेंडा पेडल कर रहे हैं, इसलिए सरकार चुप है, या कोई और? यही चीज कोई और व्यक्ति करके दिखा दे इसका 10%, उसको समझ में आ जाएगा देशद्रोह क्या होता है। सीधी देशद्रोह की धाराएं लगाएंगे। और ये जिस तरीके से एक आर्मी वाइफ की वो चरित्र हत्या कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं, अगर एयरफोर्स का सरकार, रिटायर्ड ऑफिसर कर रहा है, एयरफोर्स का रिटायर्ड ऑफिसर कर रहा है, ये नहीं सेना तो वो बना रहे हैं। रिटायर्ड है, सर्विंग तो है नहीं, वो तो रिटायर्ड है, सर्विंग तो है नहीं, तो सरकार इसका उसमें क्या करे? फिर वही सवाल आके खड़ा हो जाता है। लेकिन एक चीज बताए सर, अगर एयरफोर्स का सरकार, ऑफिसर रिटायर्ड है तो उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो सकता है, नहीं हो सकता? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? एयरफोर्स का रिटायर्ड नहीं अधिकारी, लेकिन इसका मतलब उसको सर, इम्यूनिटी है क्या? ऐसे जिस अधिकारी के ऊपर अगर आप पर्चा दर्ज करेंगे तो वो अधिकारी आकर के आपसे पूछेगा नहीं कि आपका मंत्री जब गोली मारो और इस तरीके के नारे दे रहा था तब आपने उसके ऊपर पर्चा क्यों नहीं दर्ज किया? सवाल वो भी तो उठेगा ना फिर। राम प्रकाश जी, सवाल कोई भी उठे, इन सवालों के गर्भ में आप महिलाओं की चरित्र हत्या होने दे सकते हैं क्या? सवाल केवल इतना है, जवाब है ना। कोई सभ्य गवर्नमेंट, कोई संवेदनशील गवर्नमेंट इस सब की इजाजत नहीं दे सकती। मेरा सीधी सी बात ये है। और अगर दी है तो सरकार का कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो कुछ छुपाना चाहती है, वो कोई नैरेटिव दबाना चाहती है, वो कोई नैरेटिव बदलवाना चाहती है, वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है, और इसके लिए उसको नैतिक मूल्यों की कोई परवाह नहीं है। मेरा साफ साफ सरकार के ऊपर आरोप है। सरकार का काम है इन चीजों का, सोशल मीडिया का मिसयूज रोकना। सरकार का काम है ट्रोल्स के ऊपर कंट्रोल करना। सरकार का काम है कि जो संवाद है उसकी शालीनता बनाए रखना, और जो भी व्यक्ति वायलेट करे उसमें रेलेवेंट सेक्शंस के अंदर पर्चा दर्ज करे। ये सरकार का काम है या नहीं है? अगर वो नहीं कर रही है दैट इज फेलिंग। तो ये सर, क्या आप वजह क्या देखते हैं जो कि सरकार ये कार्रवाई नहीं कर पा रही है? ऐसे लोगों पर ऐसे लोगों को ब्लॉक नहीं किया जा पा रहा है, ऐसे लोग जो है उनके ऊपर एफआईआर नहीं हो पा रही है, ऐसे लोग जेल नहीं भेजे जा पा रहे हैं, क्या वजह देखते हैं आप? अगर हम दो बड़ी वजहों की बात करें तो क्या माना जाए, क्यों सरकार मौन बैठी हुई है? राम प्रकाश जी, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात मैंने वहीं से शुरुआत की थी कि सरकार की संवेदनहीनता खत्म हो गई है। सवालों से के जवाब देने से बचने के लिए उसने एक ये पूरी की पूरी आतंकियों की सेना खड़ी की है, जिसको मौखिक आतंकी कह सकते हैं। ये हथियार लेके नहीं चलते, ये मौखिक शब्दों के बाणों से लोगों का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, लोगों की ट्रोलिंग करते हैं, और उनको इतना डिप्रेशन में ला देते हैं कि उनका जो सामान्य जीवन है वो भी डिस्टर्ब हो जाए। हजारों हजार गाली गलौज जिस तरीके से किसी महिला के ऊपर, उसका एक पहला दुख जो पाकिस्तानी आतंकियों ने दिया, उसके पति को आंखों के सामने मार दिया। आप सोचिए वो जीवन भर उस सदमे से उभर पाएगी क्या? और उसने क्या कहा? उस सारे दुख को बुलाते हुए भी उसने देश की बात की, सांप्रदायिक एकता की बात की। कितनी बेहतरीन बात थी, उसको शाबाशी मिलनी चाहिए थी। और उसकी ट्रोलिंग हुई केवल इसलिए कि उसने कश्मीरियों का नाम ले दिया, केवल इसलिए कि उसने हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। सरकार ने आज तक कहा है कि किसी हैंडल पे कि हिंदू मुस्लिम मत करो इस हमले के बाद? सरकार ने तो प्रमोट किया है।
आपने देखा किस तरीके से महिला आयोग भी ये कह रहा है धर्म पूछकर गोली मार दी। छत्तीसगढ़ ने भी तो वही किया, छत्तीसगढ़ भाजपा ने, पूरी राइट विंग भी तो वही कर रही है। तो सरकार का मुंह क्या बचा है? व्हाट फेस दे आर लेफ्ट विद? दे हैव नो फेस, नंबर वन। नंबर टू, नैरेटिव को बदलने के लिए सवालों से दूर ले जाकर जो व्यक्ति सवाल पूछे या जो बेहतरीन सलाह दे उसकी चरित्र हत्या कर दो और सरकार चुप बैठी रहे। ये दो ही तो कारण है और ये एक्सेप्टेड मॉडल है पिछले 11 साल का। आज ये आपके साथ हो रहा है, ये कल किसके साथ नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है? ये तो जितने भी हैं ये मौखिक आतंकी जिनको मैं कहता हूं, ये किसी को बख्शने वाले हैं क्या? 3 दिन पहले जब जातीय जनगणना की बात हुई, ये बीजेपी के प्रति पीछे किस तरीके से पड़े थे आपने देखा नहीं क्या? जो बीजेपी के 2 रुपए वाले ट्रोल हैं, जो औरों की ट्रोलिंग करते हैं बीजेपी के लिए, उन्होंने पूरी बीजेपी की ट्रोलिंग किया नहीं की। आज तो आप सत्ता में हो, इसीलिए मैंने कहा कि ये भस्मासुर है, ये किसी को नहीं बख्शेंगे। आपको आज लगता है आपने वो सेना मेरे पीछे लगाई है, कल वो आपको भी खा जाएगी। और देश के संवाद का स्तर कहां ले गए हैं? देश के जो अंदर जो इंसानियत जो थी, जो हमारे संस्कार है, जो हमारी नैतिकता है, जो हमारा आचरण है, उसको आपने लीगलाइज कर दिया इस तरह की चीजों पर एक्शन ना लेकर के। जब आप एक्शन नहीं ले रहे, आपका जो पूरा निगरानी तंत्र उस पर काम नहीं कर रहा, इसका मतलब तो आपकी मूक सहमति है ना उस पर कहीं ना कहीं। हाँ या ना? जवाब है हाँ, आपकी मूक सहमति है। और 3 दिन पहले जब वो आपको इस पे जो जातिगत जनगणना की पेट्रोल कर तब हमने तो उसका भी समर्थन नहीं किया। हमने कहा नीतिगत मतभेद हो सकते हैं, आप उसको संवाद को शालीनता के दायरे में रखिए। कोई भी बात आपको कहनी है, मैं भी कहता हूं, आप भी कहते हो, असहमति के स्वर भी, हर आदमी एंटाइटल्ड है अपनी बात रखने को, लेकिन असहमति के स्वर भी जो है उसके लिए भी तो एक सीमा तय करनी पड़ेगी ना आपको, लक्ष्मण रेखा। जो जिस तरीके से हिमांशी का जो करेक्टर असैसिनेशन हुआ है वो तो भूत न भविष्य है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। कितनी बेहतरीन बात उस लड़की ने अपने दुखों से बाहर आकर के कही थी उस क्रूशियल समय में। पति की मौत को 9 ही दिन हुए थे, कल उसकी 13वीं हुई है। पूरा देश, पूरे भाजपाई नेता मंत्री सब वापस जाके हाथ जोड़ के खड़े हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, और उनके जो ये मौखिक आतंकी हैं ये उसके साथ ये कर रहे हैं और उसको कोई पूछने वाला नहीं, और पूरे देश के स्तर पे हो रहा है। लेकिन सबसे बुरी बात मुझे जो लगी कि एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी भी यहां तक पहुंच गए, इस स्तर तक गिर गए। तो क्या होगा आने वाले दिनों में सेना का भी? किस तरह का प्रेसिडेंट हम सेट कर रहे हैं पूरी अपने आने वाली पीढ़ी के लिए? और सरकार इनको संरक्षण देकर, देखिए जब आप मेरे खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे मेरी बदतमीजी पे, तो वो भी एक इनडायरेक्ट संरक्षण है राम प्रकाश जी। तो सरकार ना केवल इनको प्रोत्साहन दे रही है बल्कि इनके खिलाफ एक्शन ना लेकर के इनको एक खास तरह का संरक्षण भी दे रही है, जो कि आने वाले समय में किसी को नहीं बख्शेगा। मेरी चिंता केवल इतनी है। आप अपनी टाइमलाइन पे देख लीजिए, जब भी आप सवाल पूछते हैं हमारे साथ क्या होता है, साहब करते रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक विधवा महिला, एक फौजी अफसर की पत्नी, उसको तो बख्श दीजिए। और उनके लिए आपको पता है एडमिरल रामदास की पत्नी ने कितनी चिट्ठी लिखी उनको कि आपने असली नेवी की वाइफ का आपने, हालांकि वो बेचारी ज्वाइन करके शादी करके अभी तक तो यूनिट में भी नहीं गई थी। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शादी के बाद शी वाज नॉट एबल टू गो विजिट हर यूनिट आल्सो। और मिसेज रामदास कौन है पता है आपको? इस देश के पहले नेवी चीफ की बेटी और एडमिरल रामदास की पत्नी। उन्होंने चिट्ठी लिखी। तो एक तरफ तो वो नेवी के परिवार है और एक तरफ ये लोग हैं जो राष्ट्रवाद का झंडा पहनकर, झंडा उठा करके ये हमारी बेटियों बहनों के साथ इस तरह की चरित्र हत्या कर रहे हैं। और कितने घटिया शब्द, जेएनयू में थी, फला था, मैं तो कह भी नहीं सकता वो सारी बात। क्या बीती होगी उसके ऊपर? 4 दिन पहले वो आपका पूरे उसका चेहरा थी, वो अपने पति के साथ बैठी हुई है, घायल है या मृत है जैसे भी स्थिति। पूरी बीजेपी उसको कर रही है हिंदू मुस्लिम करने के लिए, और जब उसने जायज बात कही उसका यह हाल कर दिया आपने। तो शहीदों को तो छोड़ दो यार, फौज को तो छोड़ दो, और तो तुम्हारा जो भी स्तर है वो चला जाए, कोई बात नहीं। ये कहां पहुंचा करके छोड़ेंगे? कहां ले आए मोदी जी? यही नया भारत है क्या? यही लेके आए थे आप? यही वायदा था आपका? शर्म आनी चाहिए। सर, एक इस मुद्दे से अलग एक और चीज़ है। एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, दर्शकों को मैं दिखवा भी दे रहा हूँ वो वीडियो।
रविंदर रैना है भारतीय जनता पार्टी के नेता। ये चूंकि ये जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि वहां पे सुरक्षा का मामला उठ रहा है, कहा यह जा रहा है कि कश्मीर में सुरक्षा नहीं थी, पहलगाम में सुरक्षा नहीं थी, पर लेकिन ये वीडियो देख करके तो ऐसा कहीं से नहीं लग रहा है कि कश्मीर में सुरक्षा नहीं हो। नेताजी के इर्द गिर्द हमारे तमाम दर्शक दिख रहे होंगे किस तरीके से सुरक्षा है। तो सर इनके पास तो खूब सुरक्षा है, फिर आखिर इसका मतलब कि घाटी में सुरक्षा व्यवस्था टाइट है, फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि वहां पहलगाम में सुरक्षा नहीं लगाई गई थी, सुरक्षा चूक हो गई और ये सारी चीजें। राम प्रकाश जी, वही दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आम आदमी के लिए, टैक्स पेयर के लिए, सैलानियों के लिए, जो बाकायदा भारत सरकार और यूटी गवर्नमेंट के निमंत्रण पर, ये कहने पर कि जम्मू कश्मीर में सब चंगा सी, सब सामान्य है, आप आइए हमारे यहाँ, उनके निमंत्रण पे ही गए थे ना वो लोग। उनके वहां तो होमगार्ड तक का जवान नहीं था। और ये श्रीमान रविंदर रैना बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य है। और ये वीडियो किसने डाला है? जुबैर साहब ने, जो फैक्ट चेकर है। जैसे ही उन्होंने ये वीडियो डाला, ये आपको ऑब्वियसली ये पुराना वीडियो है, लेकिन ये कुछ कहता है। ये कहता है कि कश्मीर के अंदर कोई भी भाजपाई नेता हो, सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़ा कोई व्यक्ति हो, उसके लिए सुरक्षा की कोई कमी नहीं है। डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे ही उन्होंने ये वीडियो डाला, उसकी तमाम उनकी भी ट्रोलिंग करने की कोशिश की गई कि ये वीडियो पुराना है। तो उन्होंने कहा कि साहब, मैंने कब कहा कि नया वीडियो है? ये पुराना ही है। लेकिन आपके साथ इस तरह इतनी सुरक्षा और आम आदमी के लिए होमगार्ड का भी नहीं, तो ये कंपैरिजन। और ये पहला नहीं है वीडियो, और ये आखिरी भी नहीं है। निशिकांत दुबे ने अभी अपनी सालगिरह मनाई थी, आपने देखा होगा वहां पर जिस तरीके की सुरक्षा, 3 लेयर सिक्योरिटी थी वहां पर। तमाम अपने पॉलिटिकल दोस्तों को उन्होंने बुलाया था अक्रॉस पार्टी लाइन। उससे पहले वो जो गुजरात का फर्जी ठग था, जो पीएमओ का ज्वाइंट डायरेक्टर बता करके, उस पर मैंने आपने चर्चा भी की थी। उस वीडियो में वो कंप्लीटली एक ठग है, और खुद को ज्वाइंट डायरेक्टर बता करके वहां पर महीनों तक 5 स्टार होटल में रहा, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चला, और जेड सिक्योरिटी वहां पर उसको किसने दी? यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने दी। और बाद में उसको पकड़ा सीबीआई ने, ईडी ने, सारे उसके ऊपर केस चल रहे हैं फ्रॉड के। तो उस कश्मीर की ये हालत है जो इतना संवेदनशील है, जिसके अंदर आप बात करते हैं कि सब नॉर्मल सी है। नॉर्मल सी है तो आम आदमी के साथ उस हमला कैसे हो गया? उस सुरक्षा नहीं थी, उसका जिम्मेदार कौन है? वहां पर जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? वहां उसका कोई जिक्र नहीं है। भाजपाई रविंदर रैना हो, निशिकांत दुबे हो, या कोई और हो, उनके लिए सिक्योरिटी की तो कोई परेशानी है नहीं। तो ये तो आम आदमी मरेगा ना भाई। इनको इतनी सुरक्षा क्यों? इस पे हमें आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन सैलानियों को सुरक्षा क्यों नहीं? इसका जवाब सरकार दे दे। और इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, इसका भी सरकार जवाब दे दे। और अगर हो गया तो उसका जिम्मेवारी किसकी है, उस पर कार्रवाई क्या की, इसका जवाब सरकार दे दे। तो हर चीज को दौड़ाने नहीं, वो रील बना के चला रहा है। आप रील बनाइए, आपका स्वागत है, आपने जो मर्जी कीजिए, आप स्वतंत्र। आपकी रील के अंदर फौज को किस लिए शामिल किया आपने? सुरक्षा बलों को। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा जलवा है? ये बीजेपी। प्रधानमंत्री गुप्त मीटिंग करते हैं आर्मी चीफ्स के साथ, उसकी 24 सेकंड की वीडियो आ जाती है। रेल मंत्री रील बनाने में ही लगे रहते हैं, रैना साहब रील बनाने में ही लगे रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय रील पार्टी है? क्या दिखा रहे हैं ये देश को? आप पहाड़ों में घूम रहे हैं, हम भी आप फोटो खींचते हैं, हम भी रील बनाते हैं, उसमें सुरक्षा बलों का क्या मतलब? सुरक्षा बल हो तो भी अवॉइड करना चाहिए। ये तो सुरक्षा बलों को साथ लेकर के उसमें बाकायदा देशभक्ति, मतलब रील से देशभक्ति बना रहे हैं। इनका गाना सुनते हैं ना आप इस वीडियो के अंदर, तो आपको पता लगेगा। और वो जो गुजराती ठग था, उसका भी गाना सुन करके देखिए, वो भी राष्ट्रवादी गाना है। तो सेनाओं को साथ लेकर के, सुरक्षा बलों को लेकर के अपना जलवा दिखाना, ये एक नया फैशन आ गया। इसको क्या कहेंगे आप? आराम आदमी के लिए बेचारा होमगार्ड भी नहीं, वहां पर 1.5 घंटे तक वो पड़े रहे घायल, लेफ्टिनेंट नरवाल। उनको तो कोई उठाने वाला नहीं मिला। उनकी पत्नी ने बताया सारा, मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ के बताया, जवाब नहीं था उनके पास। तो ये क्या बीजेपी का वो है? इसका तो जवाब देना पड़ेगा ना यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को। ठगों के लिए जेड प्लस, ठगों के लिए जेड, और सैलानियों के लिए कुछ नहीं। मारे गए बेचारे। खैर, इस समय इस पूरे देश में ये जो सिस्टम है वो ऐसे ही है। आम आदमी की सुरक्षा के नाम पर सामान्य चौराहों पर पुलिस वाले भी नहीं दिखते हैं तमाम जगहों पर, लेकिन वीआईपीज की सुरक्षा में गाड़ियों के काफिले जब निकलते हैं तो सभी को दिखता है कि कैसे हम बात लोकतंत्र की करते हैं, लेकिन जीवन जो है वो कहीं ना कहीं राजशाही की तरफ जो है चलता है। हम बात हमेशा लोकतंत्र की करते हैं, बड़ी बड़ी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने की बात करते हैं, लेकिन हमारे ही चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए कई बार हमें सड़क पर आधे आधे घंटे तक, उससे ज्यादा भी शायद, खड़ा रखा जाता है, रोका रखा जाता है। स्कूल के बच्चे रोके जाते हैं, नौकरी पर जाने वाले लोग रोके जाते हैं, और उस सड़क पर रोके जाने के बाद जब वो अपने दफ्तर में लेट पहुंचते हैं तो वहां उनके अगेंस्ट इंक्वायरी की चिट्ठी आई रहती है।
लेकिन उसका कोई समाधान आज तक। बच्चे प्रवेश परीक्षा मिस कर जाते हैं इनकी सुरक्षा के चक्कर में। जो बच्चा टाइम पे पहुंचा है सेंटर के बाहर, वहां पे कोई वीआईपी आ गया, वो पेपर देने से मिस कर गया, उसका दोषी कौन होगा? इनको रील बनाने से फुर्सत मिले तो रियलिटी की कुछ सोचे ना। पूरी पार्टी रील बनाने में लगी हुई है। मरीज मर जाते हैं एम्बुलेंस के अंदर, प्रधानमंत्री ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं, जहां भी प्रधानमंत्री के रूट पर मच्छर नहीं आ सकता वहां पे एम्बुलेंस कहां से आ जाती है, फिर वो उसका रास्ता देके महान बनते हैं। आप सोच सकते हैं पीएम के रूट पर एम्बुलेंस आ सकती है कभी? बता दीजिए मुझे कैसे आ सकती है? प्रधानमंत्री 4 बार नाटक कर चुके हैं, एम्बुलेंस के लिए स्पेस छोड़ा उनके कॉन्वॉय ने। जिस रूट पर प्रधानमंत्री हो 2 किलोमीटर में मच्छर पर नहीं मार सकता। घर से चलते एयरपोर्ट का रास्ता बंद हो जाता है दिल्ली से लेकर एयरपोर्ट तक, और जब तक उनका दिल्ली के एयर स्पेस से बाहर नहीं हो जाते, दिल्ली एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट पे ना टेक ऑफ होता ना लैंडिंग होती। इनके लिए ये सुरक्षा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सुरक्षा का जो भेदभाव है उसमें जान ले चुका है, और तमाम मामले हम लोग देखते सुनते पढ़ते रहते हैं। अब चुनिए अपने नेताओं को, लेकिन सवाल जरूर पूछिए, क्योंकि बिना सवाल के इन सवालों के जवाब कोई निकाल नहीं पाएगा, दे नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।